जय मां शारदे। नारद का मत है कि कृष्ण पक्षे बलि तारा, शुक्ल पक्षे बलि शशि। गंडादि विचार में मूल, ज्येष्ठा, श्लेषा, रेवती, अश्विनी, मघा ये 6 नक्षत्र गंड मूल नक्षत्र कहलाते हैं। इनमें उत्पन्न जातक को विविध प्रकार के अरिष्ट दोष झेलने पड़ते हैं या कि इनमें व्याप्त होते हैं। अतः 27वें दिन उसी नक्षत्र के पुनः आने पर शास्त्रोक्त शांति विधान करके बालक का मुख देखना चाहिए। इनमें भी मूल, ज्येष्ठा व श्लेषा ये 3 विशेषतया गंडकारक होते हैं। अश्विनी, रेवती व मघा ये उपगंड नक्षत्र कहलाते हैं। ज्योतिष तत्व नामक ग्रंथ में बताया गया है कि अश्विनी, मघा व मूल की शुरू की 5 घड़ियाँ व मूल, ज्येष्ठा, श्लेषा की अंतिम 5 घड़ियाँ गंड कहलाती हैं। लेकिन सामान्यतः सारे नक्षत्र को ही गंड माना जाता है। मूल व ज्येष्ठा का दिन में, श्लेषा व मघा का रात्रि में एवं अश्विनी व रेवती का दोनों संध्या कालों में विशेष कुप्रभाव होता है। सामान्यतया अश्विनी का प्रथम चरण, मघा के पहले 2 चरण व रेवती का अंतिम चरण अनिष्टकारक होता है। शेष चरणों में जन्म हो तो विशेष गंड दोष नहीं माना जाता। 3 प्रधान गंड नक्षत्रों में पृथक पृथक विचार हम यहाँ बता रहे हैं। मूल विचार की अगर हम बात करें तो सामान्यतया समस्त मूल नक्षत्र को ही अरिष्टकारक माना गया है। लेकिन जयार्णव नामक ग्रंथ में मूल विचार विशेष पद्धति से बताया गया है। विद्वान लोगों में इसका विचार प्रचलित तथा मान्यता प्राप्त है। मूल चक्र को वहाँ वृक्षाकार या पुरुषाकार मानकर 2 प्रकार से मूल नक्षत्र के संपूर्ण भोग, मान, भभोग का विभाजन इस प्रकार किया गया है। मूल में 7, तने में 8, त्वचा में 10, शाखा में 11, पत्तों में 12, पुष्प में 5, फल में 4, चोटी में 3 घड़ियाँ स्थापित करें। जिस वृक्ष भाग की घड़ियों में जन्म हो उसके अनुसार क्रमशः मूलनाश, वंशनाश, मातृकष्ट, सर्वनाष्ट, राज्य प्राप्ति, मंत्रिपद प्राप्ति, धनागम व अल्पायु का फल कहना चाहिए। पुरुषाकार मूल चक्र के बारे में अगर हम बात करें तो मस्तक में 5, मुख में 7, कंधों में 4, भुजा में 8, गले में 3, हृदय में 9, नाभि में 2, गुप्तांगों में 10, घुटनों में 6 व पैरों में 6 घड़ियाँ स्थापित करें। उसके अनुसार क्रमशः राज्यलाभ, पितृकष्ट, बलशालिता, सामर्थ्य, दानी, मंत्रित्व, बलि, कामी व मृत्यु फल होता है। यदि कन्या जन्म हो तो अलग प्रकार से घट का विभाजन होता है। सिर में 4, मुख में 6, कंठ में 5, हृदय में 5, भुजा में 5, हाथ में 8, गुह्य अंग में 9, जांघ में 4, घुटने में 4, चरणों में 10 घड़ियाँ देखें। उसके अनुसार सिर में जन्म हो तो पशुनाश, मुख में हो तो धननाश, कंठ में हो तो धनागमन समझना चाहिए, हृदय में हो तो कुटिलता, भुजा में हो तो धन, हाथ में हो तो दया, गुप्तांग में हो तो काम सुख, जांघों में हो तो माता को कष्ट,
घुटनों में बड़े भाई को कष्ट व पैरों में विधवा होती है। चरणानुसार मूल के प्रथम चरण में पितृनाश, दूसरे में मातृनाश, तीसरे में धननाश और चौथा चरण सुखदायक होता है। श्लेषा का अगर हम विचार करें तो श्लेषा नक्षत्र में पुत्र व कन्या के जन्म में कोई भेद नहीं होता। यह विभाग हर जगह समान रहता है। श्लेषा वृक्ष में क्रमशः फल, पुष्प, पत्र, शाखा, त्वचा, लता व स्कंध में क्रमशः 10, 5, 9, 7, 13, 12, 4 घड़ियाँ रखें। उसके अनुसार क्रमशः धन, राजभय, हानि, मातृनाश, पितृहानि व आत्महानि फल कहना चाहिए। मूलवत श्लेषा चक्र पुरुषाकार भी बताया गया है। इसमें सिर, मुख, नेत्र, ग्रीवा, स्कंध, हाथ, हृदय, नाभि, गुप्तांग, पैर में क्रमशः 5, 7, 2, 4, 4, 8, 10, 6, 7, 7 घड़ियों के विभाग मानकर क्रमशः आगे बताई गई चक्रोक्त रीत से फलादेश किया जाता है। ज्येष्ठा विचार की यदि हम बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने से बड़े भाई को, दूसरे चरण में जन्म होने से छोटे भाई को, तीसरे चरण में जन्म होने से माता को व चौथे चरण में जन्म होने से स्वयं को विशेष कष्ट होता है। चौथे चरण में भी अंतिम घड़ियां विशेष हानिकारक व भयप्रदा होती हैं। संपूर्ण ज्येष्ठा नक्षत्र को 6-6 घड़ियों के समान 10 भागों में बांट लेना चाहिए। यह नक्षत्र पहले 6 घड़ियों के जन्म में नानी का, दूसरे भाग में नाना का, तीसरे में मामा का, चौथे में माता का, पांचवें में स्वयं का, छठे में वंश के अन्य व्यक्ति का, सातवें में मातृ व पितृकुल का, आठवें में बड़े भाई का, नौवें में ससुर का और 10वें में सब कुटुंब का नाश करने वाला होता है। अभुक्त मूल विचार की अगर हम बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र में अंत की 4 घड़ियां व मूल की प्रथम 4 घड़ियां मिलाकर 8 घड़ियां या लगभग 1 प्रहर का समय अभुक्त मूल कहलाता है। कश्यप, वशिष्ठ, नारद आदि ने अभुक्त मूल का समय मान 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे अर्थात 7.5 घड़ी माना है, लेकिन स्थूल व्यवहार में 4-4 घड़ी प्रचलित हैं। स्थूल व्यवहार में 4-4 घड़ी का पक्ष प्रचलित है, यही मुख्य पक्ष भी है। वैसे कुछ लोग इससे भी कम घड़ी समय की अभुक्त संख्या मानते हैं, लेकिन 4 घड़ी वाला पक्ष अनेक मुनियों द्वारा समर्थित है। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक महान अनिष्टकारी बताया गया है। अतः 8 वर्ष तक पिता मुंह न देखें। 9वें वर्ष में विधिवत शांति करके मुख देखें अथवा बालक का परित्याग कर दें, ऐसा शास्त्र वचन है। लेकिन हम इसे आजकल अमानवीय मानते हैं तथा असंभव भी मानते हैं और असंभव है भी। अतः शांति ही मुख्य पक्ष है। विधिवत सविस्तार मूल शांति एवं महामृत्युंजय जप, गोदान, स्वर्णदान व वस्त्रदान करके सूतकांत में पिता सुमुहूर्त में मुख देखे। त्रिविध गंडा
विचार की अगर हम बात करें तो रेवती के अंत की 2 घड़ियां व अश्वनी के आरंभ की 2 घड़ियां, इसी प्रकार श्लेषा के अंत की 2 घड़ी व मघा की प्रथम 2 घड़ी एवं ज्येष्ठा के अंत की 2 घड़ी व मूल के आदि की 2 घड़ियां नक्षत्र गंडांत कहलाती हैं। यह काल नक्षत्र संधि के साथ साथ राशि संधि का भी होता है, अतः यात्रा, विवाह व जन्म में महान अनिष्टकारी कहा गया है। पूर्ण तिथियों जैसे 5, 10, 15 की अंतिम 1 घड़ी व इनसे अगली नंदा तिथियों के आदि की 1 घड़ी, कुल 2 घड़ी या 48 मिनट का समय तिथ गंडांत कहलाता है। इसी प्रकार कर्क लग्न की अंतिम आधी घड़ी व सिंह के प्रारंभ की आधी घड़ी, वृश्चिक के अंत की व धनु के शुरू की आधी घड़ी एवं मीन के अंत की व मेष के प्रारंभ की आधी घड़ी लग्न गंडांत कहलाती हैं। आधी घड़ी का मान 12 मिनट होता है। यही 3 प्रकार का गंडांत काल कहलाता है। इस गंडांत काल में विवाह, उपनयन, यात्रा, जन्मादि निषिद्ध व अनिष्टकारी होते हैं। दिन में गंडांत में जन्म हो तो पिता की, रात्रि में जन्म हो तो माता की व संध्या समय गंडांत काल में जन्म हो तो स्वयं जातक की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु 1 वर्ष के अंदर व माता की 3 वर्ष के अंदर एवं स्वयं की तुरंत मृत्यु संभावित होती है। अतः अविलंब विधि विधान पूर्वक शांति करानी चाहिए। गंडांत का अपवाद भी है। वशिष्ठ का मत है कि यदि रात्रि में मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो अथवा दिन में द्वितीय चरण में जन्म हो तो बालक क्रमशः पिता व माता का नाशक नहीं होता। गर्गाचार्य का मत है कि रविवार को अश्वनी, बुध या रविवार को हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, रेवती, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हो तो त्रिविध गंडांत का दोष नहीं होता। यदि चंद्रमा बलवान हो तो नक्षत्र व तिथि गंडांत एवं गुरु बली हो तो लग्न गंडांत दोष नहीं होता। अभिजित मुहूर्त स्थानीय समयानुसार 11:36 से 12:24 तक होता है। वशिष्ठ के मत से अभिजित मुहूर्त के जन्म होने पर समस्त गंडांत दोष शांत हो जाता है। हमारे विचार से यदि सामर्थ्य हो तो सर्वत्र गंडमूल या गंडांतादि की शांति अथवा उसका उपाय अवश्य कराना चाहिए। शांति काल व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सामान्यतया जिस नक्षत्र में जन्म हो वही नक्षत्र जब 27 दिन बाद लौट कर आए तो उसी नक्षत्र में शांति करानी चाहिए। यह मत बहुत प्रचलित है, लेकिन उक्त समय का अतिक्रमण होने पर या आवश्यकता में इस प्रकार शांति का काल निश्चय करें। सूतकांत के समय में या 12वें दिन, 8वें वर्ष में जब कभी भी शुभ समय में अपना जन्म नक्षत्र हो, अत्यावश्यकता में किसी शुभ दिन व मुहूर्त में। मूलवास विचार की यदि हम बात करें तो यदि जन्म लग्न व जन्म मास के अनुसार मूल का वास भूमि पर ही रहे तो विशेष कष्ट होता है। स्वर्ग या पाताल में वास आने पर साधारणतया अशुभ होता है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी
के जन्म में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के मान को 6 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। जिस खष्टांश में जन्म हो उसके अनुसार जन्म फल कहना चाहिए। अमावस्या को अगर जन्म हो तो अमावस्या के भी संपूर्ण मान के 6 समान भाग करके उसके अनुसार फल कहना चाहिए। जैसे पहले खष्टांश में धननाश, दूसरे खष्टांश में मातृनाश, तीसरे खष्टांश में पितृनाश, चौथे खष्टांश में मातुलनाश, पांचवें खष्टांश में आत्मनाश और छठे खष्टांश में आत्मनाश या धनहानि कहना चाहिए। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी वाले में अगर पहले खष्टांश में अगर होता है तो शुभ फल देता है, दूसरे में पितृनाश, तीसरे में मातृनाश, चौथे में मातुलनाश, पांचवें में वंशनाश और छठे खष्टांश में जन्म लेने पर आत्मनाश या धन हानि का फलादेश कहना चाहिए। इसी प्रकार व्यतिपात, परिधि, वैधृति, विष्कंभ, शूल योग में उत्पन्न जातक को भी गंड दोष लगता है। कार्तिक मास में तुलागत सूर्य में जन्म होने से भी शरीर, धन व संतान की हानि सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त ग्रहण, संक्रांति, उत्पात दिन आदि में या मुहूर्त खंडोक्त अशुभ बेलाओं में जन्म होने पर भी प्रबल अरिष्ट होता है। इनकी शांति के लिए अभिषेक, जल, होम आदि, रुद्रार्चन, तिलपात्र का दान करवाना श्रेयस्कर होता है। इस शांति कार्य को यथाशीघ्र करवाना चाहिए। अधिक समय व्यतीत होने पर शांति कर्म की मात्रा स्वबुद्धि विवेक से द्विगुणित, चतुर्गुणित या अष्टगुणित करनी चाहिए। मंडल या चक्रार्ध स्वामी की अगर हम बात करें तो यदि कोई ग्रह 12 राशियों पर भ्रमण कर लेता है तो उस ग्रह का एक भ्रमण कहा जाता है। उसे सिद्धांत ग्रंथों में भचक्र भी कहा गया है। उस चक्र भ्रमण के आधे सिंह से क्रमशः 6 राशियों के स्वामी अर्थात सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर का स्वामी सूर्य एवं कर्क से विलोम 6 राशियों का अधिपति चंद्रमा होता है। इसके अतिरिक्त पश्चतारा ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि कर्क सिंह को छोड़कर अन्य राशियों के स्वामी होते हैं। चक्रार्ध स्वामी के आधार पर फल ज्ञान समझना चाहिए। यहाँ जन्म में सूर्य के चक्रार्ध में समस्त ग्रहों के होने से जातक शौर्य गुण संपन्न, तेजस्वी और अत्यंत साहसी होता है। चंद्र के चक्रार्ध में ग्रह होने पर जातक मृदु, सरल स्वभाव और भाग्यवान होता है। 12 राशियों के स्वामी एवं नवांशाधिपति की अगर हम बात करें तो मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि और गुरु ये मेषाद राशियों के स्वामी हैं। इन मेषाद राशियों में क्रम से मेष, मकर, तुला और कर्क से आरंभ करके नवमांश होते हैं। मेष का नवमांश मेष से, वृष का मकर से, मिथुन का तुला से, कर्क का कर्क से। इसी को 3 आवृत्ति इस प्रकार करने पर मेष आदि 12 राशियों के नवांशपति हो जाते हैं। मेष का 1, वृश्चिक का 10, मिथुन का 7, कर्क का 4। इसी प्रकार से और आगे समझ लेना चाहिए। एक राशि में 30 अंश होता है, उसमें 9 का भाग देने पर 3 अंश 20 कला का 1 नवांश होता है।
उदाहरण के लिए अगर हम बताएं तो 30 अंश को अगर 9 से भाग दीजिए तो 9 तिरिक 27, 3 शेष आया, 3 गुणे 60 बराबर 180, 18 अगर इसको देखा जाए तो 60 को 3 से जब भाग देंगे तो 20 तिहाई 60 मतलब 20 कला, 180 अंश 20 कला बनेगा। भवनाधिपति के बिना फलादेश नहीं होता है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो यह चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ज्योतिषीय गणना या संपूर्ण ज्योतिष इस चैनल के माध्यम से सूत्रों द्वारा आपको पूर्ण रूप से सीखने को मिलती रहेगी, और वो भी एकदम फ्री, जो कि सीरियल से आपको किसी भी चैनल पर सीखने को नहीं मिलेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।